सिवनी की छपारा तहसील में वैनगंगा नदी से सिल्ट निकासी के नाम पर चल रही खुदाई अब बड़े विवाद का रूप लेती हुई नजर आ रही है। सिंचाई विभाग की अनुमति के बाद जेसीबी और पोकलेन मशीनों से नदी में बेतरतीब उत्खनन किया जा रहा है, जबकि निकाली गई मिट्टी को नदी किनारे ही डंप किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे नदी की प्राकृतिक धारा बदलने का खतरा पैदा हो गया है और शहर के नाले की जो दिशा है वो भी मोड़ दी गई है, जिससे बारिश में गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती है। मामला जनसुनवाई में कलेक्टर तक पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डूब क्षेत्र में सिल्ट निकासी की अनुमति नियमों के विपरीत दी गई है और पूरे काम की निगरानी भी नहीं की जा रही। अब सवाल उठ रहा है कि यह सिल्ट निकासी है या पर्यावरण और नदी तंत्र के साथ खुला खिलवाड़। द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से वैनगंगा की सिल्ट निकालने का आदेश और परमिशन ली गई है, किंतु कहीं ना कहीं यह परमिशन दूषित प्रतीत हो रही है, क्योंकि छपारा नगर परिषद द्वारा सिल्ट निकालकर वह सिल्ट कहां भेजी जा रही है इसका कोई भी विवरण जमीनी धरातल में नहीं दिख रहा है। तो जो भीमगढ़ ग्राम छपारा के पास भीमगढ़ डैम में जो नहर नदी पर सिल्ट सफाई करने की अनुमति नगर परिषद छपारा के माध्यम से आवेदन किया गया, तो उनके कुछ काम आगे पीछे जहाँ इंटेक वेल बना हुआ है तो आगे पीछे सफाई की जहाँ कीचड़ गाद काफी जमा हो गया, पानी निकलने में तकलीफ हो रही है, तो उन्हें पत्र लिखा था हमें तो गाद निकालने की अनुमति दी जाए, तो हमने उनको अनुमति प्रदान की गई है। हाँ, वो नहीं तो उनके अंतर्गत काम चल रहा है, वो नगर परिषद नहीं, हमारी विभाग की कोई मॉनिटरिंग नहीं। हमारे साथ फोन लाइन पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं राकेश नागफासी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी के पास में चलते हैं। राकेश जी, जिस तरह से सिल्ट निकाला जा रहा है, सवाल कई सारे उठ रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो सीधे तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में यदि बात सच्चाई की जाए तो इसमें किसी एक व्यक्ति का विशेष हित छुपा हुआ है, जिसका वह आगामी समय में लाभ लेना चाहता है, जिस कारण से पूरा षड्यंत्र पूर्वक सिल्ट निकाली जा रही है। उसके बाद फिर एरिकेशन की ही जगह पर सिल्ट को रखा जा रहा है, जबकि नगर परिषद छपारा का कहना आ रहा है कि यह सिल्ट जो हमें अपने निजी कामों के लिए चाहिए, तो इसमें एरिकेशन की ही सिल्ट, एरिकेशन की ही जमीन और वहीं पर स्टॉक आखिर किस कारण से किया जा रहा है, यह एक रहस्य का विषय है। तो इसमें बता दूं कि यह किसी आगे जी सवाल ये भी उठ रहा है कि सिल्ट निकासी के बाद में सिल्ट को नदी किनारे ही रखा जा रहा है। जी हाँ, यह एरिकेशन में की सिल्ट और एरिकेशन की जगह में ही निकाले कर इसको रखा जा रहा है, तो यह किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के कारण से यह किया जा रहा है। जी, फिर परमिशन दिया क्यों गया, जब मालूम था प्रशासन को भी कि अगर इस तरह से लोगों में एक विरोध के स्वर उठने शुरू हो जाएंगे, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये परमिशन क्या वाकई में किसी दबाव की वजह से दिया गया था? जी, बेशक यह किसी दबाव के साथ साथ कुछ आर्थिक लाभ के लिए भी यह परमिशन दी गई है, ऐसा मतलब छपारा के सूत्रों का कहना आ रहा है। राकेश जी, प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, परमिशन देने के पीछे की वजह क्या बता रहे हैं वो? जी, इसमें वो बता रहे थे कि जो इंटेक वेल है उसकी साफ सफाई करना है, उसके आसपास की जगह है तो ताकि पानी भराव की स्थिति निर्मित ना हो, मगर यहाँ पर उल्टा ही देखने को मिल रहा है। इंटेक वेल की जगह के आसपास की जगह में कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, जहाँ पर लोगों को जो व्यक्ति विशेष है उसको जगह हड़पना है, उस जगह में पूरा स्टॉक किया जा रहा है, और जो नाला है, एक चमरिया नाला है, उसका रुख भी मोड़ दिया गया, जिससे आगामी समय में भीषण बरसात में पूरे छपारा क्षेत्र में जलमग्न होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। जी राकेश जी, सिल्ट निकासी कई जगहों से की जाती है, कई नदियों में की जाती है, बाढ़ के खतरों को टालने के लिए भी की जाती है, लेकिन वैनगंगा में सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी, वैनगंगा में सवाल इसलिए उठ रहा है कि बाकी जगहों में सिल्ट निकालने का काम की बाढ़ से बचने के लिए सिल्ट निकाली जाती है, परंतु यहाँ पर विपरीत हो रहा है। नदी से सिल्ट निकालकर नदी के बाजू में ही लगाई जा रही है। नदी का रुख है वो थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया है, जिसको विकराल रूप रख करके नदी आगामी समय में। और राकेश जी, ऐसे तो अगर बारिश का मौसम आएगा और अभी मानसून की एंट्री भी हो गई है, तो ऐसे में तो वापस से वो सिल्ट वापस नदी में ही चली जाएगा। जी, वापस नदी में चल जाएगा और दुष्परिणाम यह रहेगा कि जो पानी का बहाव है वह नदी के थ्रू ना होते हुए वह आसपास ठेले मारेगा और उसके बाद जो पानी है वह छपारा क्षेत्र में घुसेगा, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाएगी। जी
हमारे साथ में हमारे सहयोगी मनीष तिवारी भी जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से सिल्ट निकासी की जा रही है, अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है इस सिल्ट निकासी को लेकर? हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें रोहित, तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। उनका तो ये कहना है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो हो रहा है सही हो रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी जो है वो बोलते हैं कि आप नगर परिषद से पूछिए, नगर परिषद के अधिकारी हैं तो फोन नहीं उठाते वहां पे, जबकि वहां पे एक बंदा होना चाहिए, एक कर्मचारी होना चाहिए जो देखे कि कितनी सिल्ट निकाली जा रही है, कहाँ से निकाली जा रही है, कैसे निकाली जा रही है। इन्होंने क्या किया है, एक ही साइड का पूरा खोद दिए, दूसरे साइड की नदी का तट जो है वो नीचा हो गया है और नालों की दिशा, नदी की दिशा पूछ दी गई है और वहां पे अतिक्रमण हो सके इसलिए आमतौर पे प्रशासन की जिम्मेदारी ये होती है कि अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन हमारे सिवनी जिले में ये हो रहा है, ये आलम है कि वहां पे अतिक्रमण करने के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक जगह पे पूरी सिल्ट इकट्ठी कर दी गई है। तो तकरीबन आधा 1 एकड़ जमीन कभी भी आने वाले दिनों में लोग कब्जा कर लेंगे। इसके पहले भी वहीं पे इसी तरीके से कब्जा हुए। राकेश जी, क्या लगता है किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है क्या? हेलो जी राकेश जी, आवाज आ रही है आप तक? जी 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 राकेश जी, क्या लगता है किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? जी, बेशक इसमें किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आगामी समय में जो नदी का किनारा है उस पे अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर जो व्यक्ति विशेष है वह इसका पूरा फायदा उठाएगा। जी मनीष, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी अपनी गलती को मानेंगे नहीं तब तक सुधारेंगे कैसे? एक चीज ये समझिए पहले कि वहां पर में ऐसा नहीं है कि कब्जा नहीं हुआ है, पहले भी कब्जा हो चुका है और जिस जगह पे कब्जा हुआ है उसका प्रोसेस सेम ये था। वहां पे पहले एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया, मंदिर के पीछे फिर इन्होंने सामुदायिक भवन और धर्मशाला जैसी जगह बना के और मतलब जमीन कब्जा कर ली है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ के 1-2 समाजों के जो वो है मतलब भवन बनाने के नाम पे 2-3 जगह पे झंडे अंडे गाड़ दिए गए थे, तो वो तो मीडिया कर्मियों की सजगता के कारण ये झंडे अंडे हटाए गए, कब्जा हटाया गया। लेकिन मनीष, कौन कब्जा कर रहा है नदी किनारे? नदी के किनारे वहां पे एक रसूखदार व्यक्ति है जिसके आगे मतलब पूरा प्रशासन नतमस्तक है। और इसके अलावा कुछ समाज वाले होते हैं कि हमारा फलाना समाज है, हमारा ढिमका समाज है, हमें कब्जा करना है, हमारा भवन बनेगा। और वो भवन आमतौर पे इस तरीके के भवन बनते हैं और बाद में वहां पे कैसी गतिविधियां होती हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है। राकेश जी, लेकिन वाकई में ये बेहद ही गंभीर आरोप है। यदि वाकई में इस तरह से अवैध तरीके से कब्जा किया गया है तो फिर उस पर एक्शन लिया क्यों नहीं जा रहा है? लेगा कौन वहां पर, ये भी है ना रोहित सवाल। जी राकेश जी। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर परंपरा जैसे काम हो गया है, सरकारी जगह को देखो और सरकारी मत का दुरुपयोग करो। सरकारी मत का जो पैसा है नगर परिषद का, जिसमें लाखों रुपए खर्च करी, जेसीबी लगाए, डंपर लगाए, सिर्फ निकालने के नाम पर, और वहीं पर जगह को नदी के पास में जगह को लेवल करके आयता परोस दी गई है रसूखदार को। रसूखदार जी आए और यहाँ पर कब्जा करें। बिल्कुल, और मनीष भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। मनीष, क्या आप जिस तरह से विरोध के स्वर उठने लगे हैं, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में कोई एक जांच टीम बिठाई जाएगी, इस पूरे मामले में कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या उस और कोई कदम बढ़ाया जा रहा है? हाँ, देखिए, एक तो सिंचाई विभाग में नए अधिकारी आए हैं उदय सिंह पत्ते, उनसे उम्मीद है। और जो जिला कलेक्टर है नेहा मीणा, कल उनको भी जन सुनवाई में आवेदन दिया गया है। तो हमें उम्मीद तो है, उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए कहते हैं, लेकिन जिस तरीके का रवैया है तो कहीं ये ना हो कि ये जो निचले अधिकारी हैं, जो कार्यपालक नियंत्री है और जो छोटे वो है, तो वो अधिकारियों को भी बहला फुसला के और मतलब अपनी कार्रवाई को सही ना बता दें, ये डर लगा हुआ है। क्योंकि सिंचाई विभाग के नियम अलग होते हैं, खनिज विभाग के नियम अलग होते हैं, लेकिन हम अधिकारियों से जब बात करते हैं तो खनिज विभाग के नियमों का हवाला देकर के और अपनी कार्रवाई को सही बताते हैं। बिल्कुल, जबकि सिल्ट निकालने की परमिशन ही दे ही नहीं सकता। यदि सिल्ट निकालने की परमिशन होगी तो वो शासन स्तर से होगी और पूरे प्रदेश में सारी नदियों, सारे बांध, सारी जगहों पे एक साथ होगी और उसके लिए विशेष मशीनें आती है। ऐसा नहीं कि आप जेसीबी उठाए और डंपर उठाया और आपने खोदना शुरू कर दिया, मिट्टी उठा के फेंक दिया, ये नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। आपकी अब पत्रकारिता में इतने लंबे समय से जुड़े हैं, आपने अभी हाल फिलहाल के दिनों में कभी नहीं सुना होगा कि कहीं सिल्ट इस तरीके से निकाली जा रही है जैसे कि सिवनी जिले में निकाली जा रही है।
बिल्कुल जाहिर तौर पे सवाल कई सारे उठ रहे हैं और अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इस पर एक्शन लेती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका और साथ ही राकेश जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वही देखिए, राजनांदगांव में सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना क्लब ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज के पदाधिकारियों ने आदिवासियों पर हो रहे कथित अत्याचारों को रोकने और लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान नेताओं ने कहा कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में मंत्र पाठ को अनिवार्य किए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि सभी को अपने धर्म और आस्था का पालन करने का अधिकार है। ज्ञापन का मुद्दा यह है कि हम लोगों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। जहां देखो आज की स्थिति में हर जगह ट्राइबल क्षेत्र में हो चाहे वो सभी जगह हो, आदिवासियों के साथ अन्याय करना सरकार की नीति बन गई है। चाहे वो तुएगोंदी वाला मामला हो, उसमें देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर किसी आदमी को 2 डिसमिल जमीन देना हो, किसी निर्धन को या गरीब आदमी को, तो उसके लिए 2 डिसमिल जमीन के लिए सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। और बाबा बालकनाथ को पूरा का पूरा जंगल अलॉट कर देना, ये कहाँ की हित ऐसी बात है। ये सरकार जो है केवल आदिवासियों को छल रही है, छल कपट करके आदिवासियों के साथ आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है और आदिवासियों के साथ छल कपट करके आदिवासी को खत्म करना चाह रही है। प्रदेश स्तरीय जो 15 सूत्री मांग रहा है आदिवासियों का, जल जंगल जमीन उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति, जो 15 सूत्री अभी तक लंबित है, उसी को आज हमने 15 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम से। और एक ज्ञापन ये भी दिया है क्या जो नया शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में जो मंत्रों, गायत्री मंत्र वगैरह कुछ का जो मंत्र लाए हैं, गुरु मंत्र ऐसा करके 4-5, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक के हमको अपना धर्म, अपनी जाति, अपने अनुसार से अपनी मान्यता, आस्था हर कोई अपना अपना मान सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक धर्म, थाईलैंड के कल्चर को, थाईलैंड के धर्म को यहाँ पर परोसना यहाँ के ट्राइबल कबीलाइयों के बीच ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम इसको ज्ञापन के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ शासन को अवगत करा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो विरोध के स्वर हैं वो भी उठने लगे हैं। हमारे साथ में आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं जसवंत गावड़े जी जुड़ गए हैं। जसवंत जी, क्या है ये 15 सूत्रीय मांग? कौन अत्याचार कर रहा है आदिवासी समाज के ऊपर? सर, ये 15 सूत्रीय मांग, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जसवंत जी, अपनी बात रखिए। जी, हमारी मांग ये है कि जो 15 सूत्रीय जो पूरे छत्तीसगढ़ में आपका 5th शेड्यूल एरिया रहा, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा संभाग हो, उनके तमाम जो मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन या हसदेव हो या उधर राव पाठ हो, राव बाबा का चल रहा है, फिर हमारी सांस्कृतिक जो भी विरासतें हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो बमलेश्वरी ट्रस्ट का समिति के संबंध में ले लो या फिर अभी बालोद जिले का अभी 2-4 दिन पहले के आंदोलन हुआ है, फिर धरना प्रदर्शन वगैरह हर चीज हुआ है पाटेश्वर बाबा के विरोध में। इस टाइप का उनके सांस्कृतिक विरासत को भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक मिटाने का या फिर अन्य आपके जो राइट्स दिए हैं संविधान ने, क्या आपको मान्यता है, आप रूढ़ी जन्य परंपरा पर आधारित जो संविधान के अनुसार 13(3) क के अनुसार हम अपने सिस्टम से अपने रिलीजन को मान सकते हैं, हम प्रकृति के पूजक है, हम किसी, और वही जनगणना में भी हमारा धर्म कालम न होने की वजह से कहीं ना कहीं हमको नुकसान हुआ है। तो ये सब ऐसे तमाम बिंदुएं हैं, चाहे फर्जी एनकाउंटर में आदिवासियों को अभी भी जेलों में है, और एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम मुख्य धाराओं में नक्सलियों को जोड़ दिए हैं, लेकिन आज भी बेगुनाह हजारों बेगुनाह नक्सली के नाम पे जेलों में पड़ रहे हैं। तो उसके लिए भी हम शासन से तमाम मांगे कर रहे हैं। हमारा समाज इस टाइप के तमाम मुद्दे हैं, चाहे स्कूल के संबंध में हो। जसवंत जी, लेकिन सरकार तो दावा करती है कि हम लगातार विकास पहुंचा रहे हैं, शिक्षा को हमने बेहतर किया है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमने उन अंचलों तक पहुंचाया है जहां पर लंबे समय तक नक्सलवाद रहा था। इसके अलावा रोजगार की भी बात की जाती है। सर, रोजगार यदि सही में रोजगार देना चाहती गवर्नमेंट, आजादी के अभी तक का जो भी बजट हुआ है, तो जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहाँ गया?
आज और उसकी जो रॉयल्टी जो संविधान में दिया गया है क्या जिस पे खनिज निकलेगा उसको रॉयल्टी मिलेगा ऐसा करके। तो आज तो आदिवासी के हेलीकॉप्टर में घूमता सर, इतना होता, लेकिन उसका फंड कहाँ है? बस्तर विकास प्राधिकरण के नाम से फंड बनाया गया है, उसको शहरों में लगा दिया गया है, अन्य क्षेत्रों में लगा दिया गया है। और जो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आप ग्रामीण स्तर में जाके देखिए ना सर, क्या गुणवत्ता है। ठीक से उनको 10वीं तक के ले दे के पास हो रहे हैं और उसको ठीक से 10 तक का पहाड़ा याद नहीं है, इस टाइप का गुणवत्ता है। ड्रॉप आउट हो जा रहे 10वीं के बाद में, कहाँ पढ़ पा रहे हैं आदिवासी बच्चे। विकास की बात कर रहे हैं बस्तर में, बिल्कुल। तो आज बस्तर जसवंत जी हमारे साथ में मनोज जी भी जुड़ गए हैं, स्थानीय नागरिक हैं। मनोज जी, क्या समस्या आ रही है आदिवासी समाज को? ठीक है, मनोज जी से संपर्क करेंगे। जसवंत जी आपके पास में आता हूं। स्कूल में जो मंत्रोच्चार करवाए जा रहे हैं उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा सर, क्या आपको जो संविधान में जो अपनी मान्यता अपने अनुसार संविधान की अनुच्छेद 14 से लेकर 25 और 28 तक की आपको अपनी आस्था, अपने धर्म, अपनी मान्यता पर अनुसार रूढ़िजन्य परंपरा पर चलने वाला समाज है, प्रकृति के साथ चलने वाला है। पर्टिकुलर किसी एक धर्म को, चाहे कोई भी, अब स्कूल में तो एक ही धर्म का आदमी पढ़ेगा नहीं, अन्य लोग भी आएंगे। तो इस टाइप का आप सिलेबस बनाओगे, हर चीज करोगे तो होगा क्या आगे चलकर। हमको यही मांग थी शासन से कि ये जो गायत्री मंत्र वगैरह सब करवा रहे हो ये न्याय संगत हमें नहीं लगा। और जैसे देखो आपको बता रहा हूँ मैं, अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? सभी नागरिकों को विधि समक्ष समानता एवं विधि का सम्मान, संरक्षण, अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करने की प्रतिबंधित है ये। और आपको अनुच्छेद 25 बोलते हैं प्रत्येक नागरिक। जी आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या मौजूदा दौर में ही ऐसा हो रहा है? सरकार बदलती है तब भी हालात ऐसे ही रहते हैं? नहीं सर, आज आजादी के अभी तक देखिए कोई ना कोई आदिवासी हितैषी बोलकर सरकार बना दे जाता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी होगी। मैं पर्टिकुलरली एक को नहीं बोल रहा हूँ, दोनों वही रहा। आज भी सड़क पे ही आज सबसे बड़ा आंदोलन कौन करता है? आदिवासी समाज को। जबकि संविधान में जो दिया गया है उसके प्रावधान, चाहे उसका आरक्षण हो, चाहे उसके जल जंगल जमीन हो, आपका स्वशासन के अनुमति देता है। आप अपने हिसाब से स्वशासन, आपको पेशा, ग्राम पंचायत में पेशा अधिनियम क्या हुआ, आपके वनाधिकार कानून जो लागू किया गया था उसका क्या? धरातल पर एक भी कानून लागू नहीं है। अब हम जाएंगे जंगल में तो हम हमारे ऊपर फॉरेस्ट वाले पीवार फाड़ेंगे, केस बना देंगे। अब जंगल वालों को जंगल काटा जा रहा है बेधड़क से। क्या जंगल वालों ने कभी पेड़ लगाए हैं जंगलों में? अब सोचने वाली बात है। और बोलता है हमारा है, और हम नारे लगाते रहे कि आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन हमारा है, हमारे सामने ही काटता चला गया जंगल पूरा। आज देख ली ना टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पे इस तरह की जब भी तस्वीर आती है तो हम भी सवाल उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दमोह की। दमोह के हटा में शास्त्री वार्ड स्थित लाल टेक पर रह रहे लोगों को हटाने की कार्रवाई के दौरान अब जमकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। प्रभावित लोगों का आरोप है कि वे साल 2005 की बाढ़ के बाद यहां बसाए गए थे, लेकिन अब अचानक उनके आशियाने हटाए जा रहे हैं। यानी कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब 2005 में बाढ़ आई थी तब उन्हें यहां पर बसाया गया था शासन की तरफ से, लेकिन अब अचानक से उन पर एक्शन लिया जा रहा है, उनके आशियानों को हटाया जा रहा है। और नाराज लोगों ने हटा बटियागढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और स्थानीय विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। विवाद बढ़ने पर कार्रवाई में लगी पोकलेन मशीन को भी अब जब्त कर लिया गया है। आप ही सरकार घर में डाल लगे तो जनता कहाँ जे जी के एक टपरा की जगह है तो उसको भी टपरा में टराओ, और जी के बरसा दिए तो उसको भी जगह घर में टराओ, टपरा में टराओ। गरीब आदमी कहाँ जाए? और जी के खेती है सो भी नहीं मिल रहा उसके घर की जगह, वो नहीं है सो भी नहीं मिल रहा। और हमने कहीं हाथ जोड़ कर देखो हमारे बस कार्य में हमारा घर नहीं गिरा, तो उनने नहीं कहीं ने मानी न घर मोरो घर गिरा था।
वहाँ पर कुछ रहवासी लोग रहते हैं जिनके द्वारा रोड पर जाम लगाया गया। जब पूछताछ करने में पता चला कि कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही थी, जबकि तहसील कार्यालय से अभी केवल नोटिस जारी हुए थे। अतिक्रमण इत्यादि बेदखली का कोई भी काम अभी तहसील कार्यालय से नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मौके पर वो कार को रुकवा दिया गया है और जो मशीन यहाँ पे लगी थी उसको जब्त करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2005 में जब बाढ़ आई थी तब उन्हें यहाँ बसाया गया था, लेकिन अब अचानक से उन पर एक्शन लिया जा रहा है, उनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है और ऐसे में जो लोग हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। हमारे साथ में दीपेश पटेलिया जी जुड़ गए हैं, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। दीपेश जी के पास में चलते हैं। दीपेश जी, 2005 में जब बाढ़ आई थी तब भी इन लोगों का आशियाना टूट गया था और अब एक बार फिर से उन पर एक्शन लिया जा रहा है, उनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, 2005 में जब बाढ़ आई थी तो इन गरीब लोगों को यहाँ पे बसाया गया था शासन के द्वारा। अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर कुछ लोगों को 3-4 माह पूर्व शासन के आदेश पर कुछ अतिक्रमण हटाए गए थे। अभी कल परसों की घटना है कि एक निजी पोकलिंग मशीन द्वारा निजी निर्माण करने के लिए कुछ लोगों के घर हटाए जा रहे थे, जिसके लिए वहां के लोग लामबंद हो गए। प्रशासन से जब मैंने बात की तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि ये किसके आदेश पे हो रहा था। लेकिन दीपेश जी, कैसे संभव है कि बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना उनके आदेश के इस तरह से कार्रवाई की जाए? आप देख रहे हैं कि प्रदेश भर में बीजेपी कानून व्यवस्था बदहाल है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है। मौके पर जब तहसीलदार टीआई वहां पहुंचे हैं तो उनका, मेरी बात हुई, खुद कहना है तहसीलदार का कि हम लोगों द्वारा अभी कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और सामान्य प्रक्रिया में भैया अगर नोटिस दिया भी जाता है तो 15 दिन का समय मिलता है उसे अपनी बात रखने का। दूसरी चीज, कोर्ट की गाइडलाइंस है कि वर्षा काल में किसी का मकान नहीं हटाया जा सकता। दीपेश जी, तो पोकलेन मशीन लेकर पहुंचा कौन था? कौन कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया था बिना प्रशासन की अनुमति के? बड़ा प्रश्न यही है, चूंकि प्रशासन का कहना है कि ड्राइवर वहां से भाग गया तो मशीन जब्त की गई। मेरे द्वारा कहा गया है कि आप आरटीओ से उसके कागज निकलवाएं और अगर ये किसी के आदेश पे नहीं था तो आपराधिक केस दर्ज करें गाड़ी मालिक पर और उससे कथन लें कि ये आखिर। लेकिन कोई ड्राइवर ऐसा थोड़ी सोचेगा कि सुबह उठ के मन कर जाएगा चलो लोगों के घर पे एक्शन लेते हैं, घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब तक कोई अधिकारी, जब तक कोई सीनियर नहीं कहेगा वो ऐसा करेगा नहीं। बात यही है भैया, वहां पर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन के द्वारा रोड बनाई जा रही थी। लोग, जबकि वहां से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर तहसीलदार और एसडीएम का ऑफिस था, लेकिन उन्हें खबर नहीं लगी। जब लोग ने वहां चकाजाम किया तब प्रशासन उन्हें हटा के पहुंचा और इतने प्रशासन के बीच में ड्राइवर का भाग जाना कई संदेहों को जन्म देता है कि आखिर दीपेश जी, तो क्या किसी के घर को तोड़ा भी गया है इस दौरान? नहीं, तोड़ा नहीं गया है। पहले तोड़े गए थे, तोड़ने का प्रयास हो रहा था और इतने बीच में लोगों ने जब जनाक्रोश उभरा तो यहाँ से ये कार्रवाई रुक गई। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी है कि दिन दहाड़े जहां से 200 मीटर की दूरी पर एसडीएम और तहसीलदार बैठे हों, वहां एक निजी वाहन लोगों के घर तोड़ने लगे और शासन को उसकी खबर भी ना हो कि ये किस नियम से। बिल्कुल दीपेश जी, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या विरोध कर रहे लोगों के साथ में कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है? नहीं, बिल्कुल खड़ी है। कांग्रेस कहीं भी किसी गरीब के साथ अत्याचार अनाचार होगा तो कांग्रेस बिल्कुल खड़ी है और हमने मांग भी किया कि इसकी जांच की जाए और जो आरटीओ से जानकारी निकलवाई जाए कि वाहन किसका था, उस पर आपराधिक केस बने। दीपेश जी, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उस व्यक्ति पे जो, और साथ ही क्या किसी के, आपको लगता है कि किसी के कहने पर इस तरह की कार्रवाई की होगी? किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश भी की जा रही है इसमें?
साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप ये बताइए कि एक दिन दहाड़े अवैध उत्खनन से रास्ता बन रहा है, प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है, लोगों को बिना नोटिस के घर तोड़ने का प्रयास हो रहा है, तो ये तो कोई सामान्य आदमी की तो इतनी हिम्मत हो नहीं सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शासन प्रशासन बचाने का काम कर रहा है कि जिसका नाम सामने नहीं लाना चाहता है, जबकि अगर इस प्रकार की घटनाएं शहर के अंदर हो रही हैं, जबकि ये जो जगह है ये नगर पालिका परिक्षेत्र में आता है, तो फिर ग्रामीण एरिया दिपेश जी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसा बता रहे थे बगल में थाना भी है, तो क्यों नहीं उनसे सवाल किया जाए कि आपकी बिना अनुमति की और आपकी बिना जानकारी की इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो रही थी? ये बहुत बड़ा भैया प्रश्न चिन्ह है कानून व्यवस्था पर कि जहां पर एसडीओ ऑफिस 100 मीटर पर हो, 200 मीटर पर एसडीएम और तहसीलदार बैठे हों, वहां दिन दहाड़े ऐसी कार्यवाही हो रही हो और प्रशासन कह रहा है कि उसके द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया, उसकी कोई खबर नहीं है, और वो कह रहा है कि अभी तो कि मैंने मशीन जब्त की है और मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। जाहिर तौर पर अगर बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना उनकी जानकारी के अगर इस तरह की कार्रवाई की जा रही तो जो भी दोषी है उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिपेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।